11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण। दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं पर प्रतिच्छेद करना चाहिए, तभी वहाँ पर एंगल बनता है। अगर फोटो के रूप में आप देखें, एक स्ट्रेट लाइन आपका ऐसा है, एक स्ट्रेट लाइन आपका ऐसा है। ये दो के दो स्ट्रेट लाइन जो हैं इस वाले पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए तब इसके बीच में ये एंगल बनता है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि इन दोनों लाइन के बीच में ये वाला भी तो एंगल बन रहा है, आखिर इस वाले हिस्से को भी तो हम एंगल ही कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। तो इन दोनों एंगल्स में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये वाला जो एंगल है ये अपने आप में एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा 90 से कम आएगी और ये वाला 90 से ज़्यादा आएगा। ऑब्ट्यूज एंगल है ये। दो लाइन अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करता है तो जो दो एंगल बनते हैं उन दोनों एंगल्स में एक एंगल 90 डिग्री से कम होगा और दूसरा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस की जो बात करते हैं, इसमें ये जो एंगल होता है ये हमेशा ये एक्यूट एंगल निकलता है, न्यून कोण ही हमेशा निकलता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास दो लाइंस होने चाहिए। अब सोचिए, अगर आपके पास दो लाइंस हैं तो पहला लाइन आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है और जो दूसरा लाइन है वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके दो लाइन्स हैं। अब इन दोनों लाइन्स के बीच का हमें एंगल निकालना है। दो तरीके हैं एंगल निकालने के। पहला तरीका है, आप इस वाले लाइन से इसका m निकालिए और इस वाले लाइन से भी आप इस लाइन का m निकालिए। m कैसे निकालते हैं? m निकालने के लिए आप किसी भी स्ट्रेट लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में चेंज करिए और ऐसा करने से आपको m की वैल्यू मिलेगी। चूँकि हमने दो अलग अलग लाइंस लिए हैं तो इनके जो स्लोप्स आएंगे ये भी अलग अलग आएंगे, तो इसको हम लोग m1 नाम दे देते हैं और इसको हम लोग m2 नाम दे देते हैं। m1 और m2 होता क्या है, दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए जो इनके बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है, जो इसके बीच में न्यून कोण बन रहा है, वो न्यून कोण अपने आप में थीटा है। हमने मान लिया कि दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बना है वो अपने आप में थीटा है। तब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये वो फॉर्मूला है जिससे कि हम दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं। कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में ये जो लिखा हुआ है ये आपको इस तरह भी लिखा हुआ दिख सकता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। किसी किसी बुक में ये फार्मूला जो है इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है। दोनों फार्मूले एक ही हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है,
क्यों फ़र्क नहीं है? m1 में से अगर आप m2 माइनस करेंगे तब, और m2 में से अगर आप m1 माइनस करें तब, दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, बस साइन का फ़र्क पड़ेगा। एक जगह हो सकता है प्लस आए तो दूसरी जगह माइनस आ सकता है। तो ये प्लस माइनस को संभालने के लिए हमें मॉड का सहारा लेना है, इसलिए यहाँ पर मॉड लगा रहता है। m1 में से आप m2 को माइनस करिए या m2 में से m1 को माइनस करिए, दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी। जैसे मान लीजिए m1 की वैल्यू अगर 3 है और m2 की वैल्यू अगर 5 है, मान लीजिए m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर अगर मैं m1 में से m2 को माइनस करूँगा तो मतलब 3 में से मैं 5 को माइनस कर रहा हूँ, 3 में से 5 को माइनस कर रहा हूँ तो ये ऊपर में -2 आएगा। लेकिन अगर मैं m2 में से m1 को माइनस करूँगा तो 5 में से 3 को माइनस कर रहा हूँ, 5 में से 3 को माइनस करने पर मेरे को सीधे 2 मिल रहा है। यहाँ पर -2 मिल रहा था तो मॉड जो है वो क्या करेगा, -2 को बाहर में निकालते समय वो +2 बना देगा, और यहाँ पर प्लस का 2 था ही तो मॉड के कारण बाहर निकलेगा तब भी वो प्लस में ही रहेगा। तो फॉर्मूला ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों का मतलब सेम ही है। इस फॉर्मूले में जो थीटा की वैल्यू निकलेगी, ये थीटा हमारा वो एक्यूट एंगल होगा। आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, अब सोचिए, अगर इस लाइन से मैं इसका m निकालना चाहूँ तो m हम कैसे निकालते हैं? किसी भी लाइन के इक्वेशन को y = mx + c के रूप में बदलने पर मुझे m की वैल्यू प्राप्त होती है। मेरे को अगर लाइन दिया हुआ है a1x + b1y + c1 = 0, तो इसको y = mx + c के रूप में चेंज करने के लिए मुझे y को = के पहले रखना पड़ेगा और बाकी सबको उधर भेजना पड़ेगा। y हमेशा प्लस में रहता है। y वाला हिस्सा जो है देखिए प्लस में है, तो आप इसको और इसको उधर भेज दीजिए, आपके पास बचेगा b1y = -a1x - c1। y का कोफिशिएंट जो है 1 होना चाहिए, तो आपको b1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा y = -a1/b1x - c1/b1। अब ध्यान से देखिए, y = mx + c के रूप में ये बदल गया है। यहाँ से m की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? यहाँ से m की वैल्यू आपको मिल रही है -a1/b1, -a1/b1। ये जो हमने m निकाला है ये फर्स्ट वाले लाइन का है, इसलिए हमने इसको m1 नाम दे देते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप दूसरे वाले लाइन से m निकालना चाहें तो जो हमारा दूसरा वाला लाइन है a2x + b2y + c2 = 0, इसको हम y = mx + c के रूप में जब बदलेंगे तो यहाँ से मेरे को मिलेगा b2y = माइनस का a2x और माइनस का c2। b2 को अगर मैं उधर डिवाइड में ले गया तो यहाँ से बचेगा y = -a2/b2x - c2/b2। इसका भी तुलना अगर मैं y = mx + c से करूं तो m की जगह पर यहाँ लिखा हुआ है -a2/b2 लिखा है। क्योंकि ये m जो है सेकंड वाले लाइन का है तो यहाँ से हम इसको m2 नाम दे देते हैं। हमने इसका नाम m2 दे दिया। अब m1 और m2 के इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। tan θ = m1 की जगह पर मैं रखूँगा -a1/b1, यहाँ पर माइनस का साइन पहले से है। m2 की जगह पर मैं रखने वाला हूँ -a2/b2 1 + -a1/b1
इंटू माइनस A2 अपॉन B2 है। अब इसे सॉल्व करना है। टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड में माइनस A1 अपॉन B1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A2 अपॉन B2 1 प्लस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, तो यहाँ से आएगा A1 A2 अपॉन B1 B2। ऊपर भी आप एलसीएम लीजिए, नीचे भी आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेने पर आएगा माइनस A1 B2 प्लस A2 B1 अपॉन B1 B2 होल अपॉन में, यहाँ पर जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास आएगा B1 B2 प्लस A1 A2 अपॉन B1 B2। ये B1 B2 और ये B1 B2 जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा। आपस में कैंसिल होने के बाद ये B1 B2 जो है आपस में जब कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा टेन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर में हमारे पास बच रहा है माइनस A1 B2 प्लस A2 B1। मैं इसको पलट के लिखता हूँ, प्लस वाले हिस्से को मैं पहले लिख रहा हूँ और माइनस वाले हिस्से को बाद में लिख रहा हूँ। तो ये बनेगा मेरा A2 B1 माइनस A1 B2 और अपॉन में ये B1 B2 तो कट गया था, तो ये बचा था B1 इंटू B2 प्लस A1 इंटू A2। इसको मैं पलट के लिख रहा हूँ, तो यहाँ से A1 A2 प्लस B1 B2 है। ये है आपका दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला ये था और इसी फॉर्मूले में हमने M1 और M2 की वैल्यू रखी, सॉल्व करके ये आ गया। अब आप समझिएगा, आपको जो है दो लाइंस दिए रहते हैं। दो लाइन अगर दिया हुआ है और इन दोनों लाइन के बीच का अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर A1 A2 B1 B2 की वैल्यू को रख के एंगल निकाल सकते हैं। आपको अलग से लाइन को सॉल्व करके m निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको m की वैल्यू चाहिए दोनों लाइन का, और अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो इसमें हमें m निकालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट A1 A2 B1 B2 का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, सॉल्व करिए, आपको टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये तो बात हो गई दो लाइन के बीच का एंगल का। अब जरा सोचिए, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, दो रेखाएं अगर एक दूसरे के समानांतर हैं, तो समानांतर में क्या होता है, M1 जो होता है M2 के बराबर होता है। दो लाइन पैरेलल अगर हैं तो दोनों का स्लोप जो होगा आपस में इक्वल होगा। यही मान लीजिए कि ये मेरा पहला लाइन है और ये मेरा दूसरा लाइन है। ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये M1 और M2 आपस में बराबर होने चाहिए, तभी पैरेलल होंगे। M1 और M2 की वैल्यू जो हमने निकाली थी, M1 की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस A1 बाई B1, यानी इस M1 की जगह पर माइनस A1 बाई B1 लिख सकता हूँ, और इस M2 की वैल्यू मेरी थी माइनस A2 बाई B2, माइनस A2 बाई B2। दोनों साइड से माइनस माइनस कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2। अब सोचिए, इस B1 को अगर मैं उधर भेज दूं तो B1 जो है यहाँ डिवाइड में है, उधर जाकर ऊपर चला जाएगा, और A2 को अगर मैं इधर बुला लूँ तो A2 यहाँ न्यूमरेटर में है, इधर आकर वो डिनोमिनेटर में बन जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई
B2। ये आपका एक कंडीशन पता चल गया कि A1/A2 जो है अगर B1/B2 के बराबर है तो हम ये कह देंगे कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। अगर आपको कोई भी दो लाइन दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है, तो आपको अब m निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना m निकाले भी आप बता सकते हैं कि वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं कि नहीं हैं। कैसे? जो आपको दो लाइन दिए हुए हैं उन दोनों लाइन में आप A1 का, B1 का, C1 का, A2 का, B2 का और C2 का वैल्यू तो आराम से देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई A1 ये है, B1 ये है, C1 ये है, A2 का वैल्यू ये है, B2 का वैल्यू ये है और C2 का वैल्यू ये है। उसमें A1/A2 का मान निकालिए, B1/B2 का भी मान निकालिए। दोनों अगर आपस में बराबर हो गए तो आप कह दीजिए कि वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ठीक इसी तरह से अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दो रेखाएं अगर एक दूसरे पर लंब हों तो क्या होता था? M1 इंटू M2 जो है -1 के बराबर होता था। चलिए M1 और M2 का वैल्यू रखते हैं। M1 की वैल्यू हमने निकाली थी -A1/B1, तो M1 की जगह पर हम रख देते हैं -A1/B1 इंटू M2 की जगह पर हमारा था -A2/B2 और इज इक्वल टू में -1 है। माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर आएगा A1/A2 अपॉन B1/B2 इज इक्वल टू -1। ये B1/B2 जो है यहाँ डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा A1/A2 इज इक्वल टू -B1/B2। इस वाले को अगर मैं इधर लेकर आ जाऊं तो ये माइनस वाला हिस्सा जो है इधर आके प्लस बनेगा। A1/A2 प्लस B1/B2 इज इक्वल टू 0। ये आपका वो कंडीशन आ गया जिससे आपको ये पता चल सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं कि नहीं हैं। यहाँ पर भी आपको m निकालने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो दोनों स्ट्रेट लाइन में A1 का, A2 का, B1 का, B2 का और C1 और C2 का वैल्यू निकालिए। सबको निकालने के बाद आप यहाँ पर रख के देख लीजिए, अगर इसको सॉल्व करने पर 0 आ जाता है, A1 का, A2 का, B1 का, B2 का मान यहाँ रखकर इसको सॉल्व करिए। अगर सॉल्व करने पर ये 0 आ जाए तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। दरअसल ये सारी चीज़ें जो हैं आप 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों का रैखिक समीकरण वाला चैप्टर जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पर आपने कंडीशंस पढ़े थे। कैसे कंडीशंस? दो लाइन के इंटरसेक्टिंग होने के, दो लाइन के पैरेलल होने के और दो लाइन के एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होने के पढ़े थे। 10th क्लास में आपने ये पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। दो चरों के रैखिक समीकरण में ही आपने ये पढ़ा था अद्वितीय हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं है। वहाँ पर हम लोग क्या कंडीशन यूज करते थे? वहाँ पर भी हम लोग यही यूज करते थे। A1/A2 जो है अगर B1/B2 के बराबर आ गया तो हम कहते थे कि हमारा लाइन जो है पैरेलल है, समानांतर है। और अगर A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर नहीं आया तब हम कहते थे कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। अब सोचिए, अगर दो लाइन के बारे में आप बात कर रहे हैं, दोनों लाइन या तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर काटेगा या पैरेलल रहेगा। पैरेलल रहेगा तो आप कितना भी बढ़ाते चले जाइए वो एक दूसरे को कहीं नहीं काटने वाला। लेकिन अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं पर तो जाके काट देगा। तो A1/A2 जो है B1/B2 के अगर बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि लाइन पैरेलल है, और अगर ये बराबर नहीं आया तो हम कह देंगे कि लाइन जो है पैरेलल नहीं है। आप दो चीज़ याद रखिएगा, A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर आता है तो लाइन पैरेलल कहलाता है, और A1/A2 प्लस B1/B2 का मान अगर 0 आ जाए प्लस करने पर तब
लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, यानी दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। अब इसी पर आधारित हम एक आध क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ध्यान दीजिए, टेन थीटा, यहाँ पर थीटा जो है अपने आप में एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण होता है। टेन थीटा निकालने का आपका ये भी फॉर्मूला है और टेन थीटा निकालने का आपका ये भी फॉर्मूला है। टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, आपका ये भी फॉर्मूला है। और टेन थीटा इज इक्वल टू a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। आप इन दोनों फॉर्मूले में से किसी भी फॉर्मूले का यूज करके दो लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। इस पर आधारित एक आध क्वेश्चन हम करते हैं। मान लीजिए हमें दो लाइंस दिया है। पहला लाइन है x माइनस √3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन है √3x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे को दो लाइंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस वन एंड दिस वन। रेखाओं इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ये था हमारा क्वेश्चन। एंगल निकालने के लिए हमें दो लाइन दिया हुआ रहना चाहिए, जो कि दिया हुआ है। तो हम यहाँ से अब एंगल निकालते हैं। अब इस वाले अगर फॉर्मूले का मुझे यूज करना है तो मुझे m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। m की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले लाइन को मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में परिवर्तित करूँगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज करने के लिए y वाला हिस्सा जो होना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए। x माइनस √3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, तो मेरे पास x माइनस 5 इज इक्वल टू √3y बचेगा। पलट के मैं लिखूंगा √3y इज इक्वल टू x माइनस 5। √3 को जब मैं उधर भेज दूंगा तो यहाँ से बचेगा y इज इक्वल टू 1/√3x माइनस 5/√3। अब ये जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में बदल गया। यहाँ से m की वैल्यू जो है मेरे को 1/√3 मिली। चूँकि ये पहला लाइन था इसलिए मेरा ये m1 है। ये मेरा दूसरा लाइन है √3x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर y पहले से ही प्लस में है। पहले से अगर y प्लस में है तो मुझे y को उधर भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बाकियों को उधर भेजूंगा। बाकियों को उधर भेजूंगा तो y इज इक्वल टू माइनस √3x प्लस का 7। डायरेक्ट देखिए ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज हो गया है। यहाँ से m की वैल्यू मेरे को साफ साफ दिख रही है -√3। चूँकि ये दूसरा वाला लाइन है इसलिए मैंने इसको m2 बोल दिया। मुझे m1 और m2 दोनों की वैल्यू पता चल गई। तब मैं फॉर्मूला यूज करूँगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा। tan थीटा इज इक्वल टू
m1 की वैल्यू मेरी 1/√3 है, माइनस m2 की वैल्यू -√3 है, 1 प्लस m1 की जगह पर 1/√3 और m2 की जगह पर -√3। इसको मुझे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 प्लस √3 अपॉन, सोचिए ये और ये आपस में कट जाएगा, ये और ये अगर आपस में कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये √3 और √3 कट गया तो माइनस तो बचा है, माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आएगा, ये अपने आप में 1 - 1 बनेगा। 1 - 1 बनते ही tan थीटा जो है आपका ऊपर में अभी क्या हो रहा है, अभी थोड़ा सा रुकिए, नीचे का मामला गड़बड़ हो रहा है। 1/√3 प्लस का √3 अपॉन, देखिए 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैथमेटिक्स में जब कभी भी डिनोमिनेटर 0 हो जाए, मैथमेटिक्स में जब कभी भी डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। ऊपर में सॉल्व करके क्या आ रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे को बस इससे मतलब है कि इसका डिनोमिनेटर 0 है। डिनोमिनेटर 0 है तो इस पूरे की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, पूरे की वैल्यू अगर इनफाइनाइट होगी तो tan थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया। अब सोचिए 10 के टेबल में इनफाइनाइट कब आता है, 10 के टेबल में इनफाइनाइट तभी आता है जब थीटा 90 डिग्री का हो, है। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू अगर इनफाइनाइट आई है तो मैं ये कह सकता हूँ कि थीटा जो है अपने आप में 90 डिग्री है। ये हो गया हमारा थीटा का वैल्यू।